मुसाफिर किस्त नंबर 87। मुसाफिर किस्त नंबर 87। चाय पी लेने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने खामखा इतना वक्त यहाँ बैठकर ज़ाया कर दिया था, वगरना मैं चाहता तो इस फरागत का फ़ायदा उठाते हुए सामान उठाए उस्ताद अमजद की गली का चक्कर लगा सकता था, जिसमें आशी का घर वाक़ था। आशी की माँ और उसके भाई वहीद को मिल सकता था। बातों बातों में अंदाज़ा कर सकता था कि आशी घर लौटी या नहीं। वैगन की रवानगी का वक्त हो गया। मामूल के मुताबिक वैगन का ये आखिरी फेरा था, मगर मुझे पता चला कि ये आखिरी फेरा नहीं था। शीदुल में छत पर जगह अनायत की, रश बहुत था। वो लोग भी वैगन पर सवार हुए थे जिनको वैगन के आखिरी टाइम पर किसी भी तरह नूरपुर का रुख नहीं करना चाहिए था। ये चौक कुरैशी और अतराफ की बस्तियों के बाशिंदे थे। इन लोगों की बाहमी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरी हैरानी रफा हो गई, बल्कि दिल में अजीब सी मुज़ाफ़त जागज़ी हो गई, क्योंकि नूरपुर में साईं जुगजीत के मज़ार पर सालाना मेला लगा हुआ था। ये सभी लोग मेले की शबाना रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नूरपुर जा रहे थे। मेले के दिनों में वैगन मुकर्ररा औकात के बगैर चलती रहती थी। एक आदमी ने मुझे मुखातिब किया, ओ खान, उधर मेला लगा हुआ है, तुम क्या लेने जा रहे हो? मैंने कहा, अम भी मेला देखेगा और अपना सौदा भी बेचेगा। सौदा खाक बिकेगा, वहाँ पहले ही बहुत सी दुकानें खुली हुई हैं। एक देहाती ने चहका लगाकर कहा, ओ भाई, ये नसीब का बात है, जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है हमें मिलेगा। हम भी मेले में अपना सौदा बेचेगा जाकर। एक आदमी ज़्यादा सियाना था, बोला, वो तो ठीक है खान, पर उधर मेले का ठेकेदार तुम्हें फेरी नहीं लगाने देगा। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। हैरानी से दराफ्त के, क्यों, हम कोई गैर कानूनी शय बेचता है? गैर कानूनी या कानूनी, ये हमें इल्म नहीं, मगर ठेकेदार अपने आदमियों के अलावा किसी को वहाँ दुकान नहीं बनाने देता। इसने मुझे समझाने के अंदाज में कहा। मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। इसी असना में धीमा रन आउट बदमस्त हाथी की तरह चलता हुआ सिगरेट के मरगोले उड़ाता हुआ आया और ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। वो पहले से मोटा हो गया था। जो ही इंजन स्टार्ट हो, पता चला कि वैगन बज़ाहिर अच्छी हालत में थी, मगर इसका इंजन पुरानी खटारा वैगन से कुछ मुख्तलिफ पोजीशन में नहीं था। वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो बड़ी मुश्किल से अड्डे की गैर हमवार ज़मीन पर रेंगती हुई सड़क पर निकले और झूमती हुई नूरपुर की तरफ रवाना हुई। इब्तदाई शब के अंधेरे में हाईएस की चकराती हुई बीम लाइट्स के जलों में मैं नूरपुर में दाखिल हुआ। लाउड स्पीकरों से बरामद होती चीखती चिंगाड़ती आवाज़ें फिल्मी गीतों का मिला जुला शोर सुनाई दे रहा था और नूरपुर के पार रोशनियों का रक्स दिखाई दे रहा था। शायद मेरे अंदर बहुत से तग़य्युर रूनुमा हो चुके थे कि मुझे सब कुछ नया नया लग रहा था। शायद इसलिए कि मैं उस कुएं से बाहर की उजली और खीराकुन दुनिया देख आया था। कुछ सवारी हयात खान के दायरे के सामने उतरी। शीदू की चीखती आवाज़ कानों में पड़ी, मेले वंजन वाले बैठे रहन, वैगन तोड़ दरबार तई वेसी। मैंने बैठे रहने का फैसला किया। चूँकि रात नूरपुर को अपने अहाते में ले चुकी थी, इसलिए मेरा यहाँ उतरना बेसूद था और मेले की कशिश भी सिवा थी। सो मैं छत पर बैठा रहा। शीदू ने चल उस्ताद का नारा लगाया और दरवाजे में लटक गया। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, ओए 2 नंबर पठान, मेरा देखना है क्या? मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा, हमारे सीने में दिल है, हम नहीं देख सकता क्या? डाडा तबा बैठा है, मुच्छल पठान था। शीदू ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, खामन को आंदे सलाम खान जी। इसने बेहक वक्त मुझे रिमास से नवाजा और शफी मोहम्मद के घर के नुक्कड़ में खड़े बहराम खान को भी सलाम ठोंस दिया। बहराम खान के साथ मुराद बख्श दीवाना खड़ा था। उसने स्याह रंग की कम वजनी शाल कांधों पर डाल रखी थी। इसे जब भी इसे किसी मुशारे पर जाना होता है, ये शाल इसके कंधों पर नजर आती थी। यानी आज वो या तो किसी मुशारे पर जा रहा था या मौज में था। वैगन अमीर नवाज के डेयरी फार्म और मेरे स्याह बामो दर वाले घर के दरमियान से गुजरती हुई पुली की तरफ बढ़ी। अपनी वीरान हवेली देखकर दिल को घोंसा लगा। इन सोख्ता दीवारों से चिमटी सैकड़ों यादें भी स्याही की चादर ओढ़ गई। अफसर अली के घर से मुनीर का खाल अबूर करके वैगन दाई तरफ मुड़ी और चलमबा साईं जुगजीत के मज़ार के सामने रुक गई। शीदू ने हाईएस की डिग्गी खोल दी। सवारियाँ उतरने लगी। धीमा रन आउट अपना काकपट खोलकर मज़ार की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया। इसने अपने दोनों हाथ बांधे, कानों को हाथ लगाया, फिर हथेलियाँ जोड़कर दिल में कोई दुआ करने लगा। मेला देखने के आने वाले अफराद की ज़्यादा तादाद ऐसे ही मज़ार के सामने खड़ी होकर दुआ गो हुआ करती थी। मैंने अपना सामान उतारा, शीदू को इशारे से करीब बुलाया, मज़ार की दीवार के करीब ले जाकर सरगोशी के अंदाज में पूछा, हमको इधर सोने के वास्ते जगह मिल जाएगा? इसने आंख दबाई, लहजा धीमा रखकर कहा, उस्ताद, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम शहर खान हो ना? इसकी नज़र क़यामत की थी। मैंने चौंक कर कहा, ओ शीदे, तुमने कैसे पहचाना मुझे? इसने हाथ के इशारे से मुझे कान करीब करने का कहा। कान में बोला, अल्लाह की कसम, उक्का पठान लगदा पे। पर तुमने कैसे पहचान लिया? मुझे ये ख्याल दहला रहा था कि अगर मुझे शीदे ने पहचान लिया था तो फिर मुझे कोई भी शख्स पहचान सकता था। तुम पिछली मरतबा इसीलिए में आए थे, मुझे उस्ताद खाले ने बताया था। पर तुम डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कोई तुम्हें पहचान नहीं सकता। पर तुम हो तो शहर खान ही ना? इसकी आवाज़ में तशकीक का उनसर गालिब था। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया।
सामान बेवजह इधर उधर किया ताकि कोई मुझे शीदू के पास खड़ा देखकर शक में मुब्तला ना हो। पूछा, हाँ यार शीदिया, मैं शहरा हूँ। ये बताओ कि खाला कहाँ होगा इस वक्त? इसका चेहरा अंधेरे में था, वरना मुझे इसकी खुशी से दमकती आंखें दिखाई देती। इससे मेरा हाथ थाम लिया, हाथ होले हुए लर्ज रहा था। बोला, वो तो आश की मशूकी में पड़कर किसी काम का नहीं रहा, उधर अपनी बेबे के साथ हैदर खान की कोठी पर होगा उस वक्त। तुम्हें पता नहीं, उसने हैदर खान की नौकरी कर ली है। वो खानजादी का ड्राइवर बन गया है, बॉडीगार्ड भी। बड़ा सा पिस्तौल कच में दबाए घूमता फिरता है, मोजा ने उन्हें। यह खबर मेरे लिए नई और हैरानी का सबब थी। मैंने सोच रखा था कि हैदर खान को कोई मौका निकाल कर खाले को ठिकाने लगाते हुए अपनी बदनामी के गवाह को सफा हस्ती से गायब कर देगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अपने घर में दाखिल कर लेगा और गिदड़ को खरबूजों की रखवाली पर मामूर कर देगा। मैंने आंखें नचाई। शीदा बहुत शरारती तबा था। इसने खानजादी अस्मा को खाले की बेबे करार दिया था। मकामी ज़ुबान में लफ्ज़ बेबे माँ या बूढ़ी औरत के लिए इस्तेमाल होता था। ऐसे वक्त में धीमे रनआउट की गुस्सा भरी आवाज़ सुनाई दी, ओए शीदिया इड्डे मार, भोंक मारते सवारियों को हक्कल मार, उस्ताद खाले के घर चले जाना। मैं किसी न किसी तरह इसे तुम्हारे आने की खबर करता हूँ, शीदे ने मुझे कहा और जस्त भरकर वैगन के पास जा खड़ा हुआ। हलक फाड़ कर चीखा, ओ लाला, बड्डी अमड़ी, चो कुरैशी जुलना है, चो कुरैशी, आखिरी टाइम में भाज से आओ। वो सवारियों को आवाज़ें देने लगा। मैंने सामान उठाया और मेले की तरफ चल पड़ा। इस साल मेले के लिए जगह खाली की गई जगह ज़्यादा फासले पर नहीं थी। दरबार से पिंड तक 2 एकड़ का फासला हायल था। कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें पड़ रही थीं। ऊंची आवाज़ में चलने वाले डेक और लाउड स्पीकरों का शोर माहौल में मखसूस इर्ताश पैदा कर रहा था। मैं फसलों के बीच पगडंडी पर चलता हुआ 5-10 मिनटों में इस मौज मेले भरी दुनिया में पहुंच गया। वही आबोताब, वही बेहंगम हजूम, कान चीरता हुआ शोर और देहातियों के दमकते हुए चेहरे। इन लोगों की वाहिद तफरी यही थी जो साल बाद मैसर आती थी। सर्कस, मौत का कुआं, झूले, थिएटर और हिजड़ों का रक्स, जलेबी, खुश्क मिठाई और मेवजह से भरे हुई दिल चा जाने वाली आरजी दुकानें, खुशबू के भुक्के उड़ाते समोसों पकौड़ों के स्टॉल्स और रंगारंग चूड़ियों और सस्ते कॉस्मेटिक्स पर औरतों और लड़कियों के ठट। सब कुछ वैसा ही था। मैंने यह मुनक्किद होने वाले सभी मेले देखे थे। हर बार दिल खुशी से झूम झूम उठता था। आज भी कैफियत वैसी ही थी, मगर कोई अजीब सा खला दिल में जागजी था। यूँ लगता था जैसे मैं अपनी कोई बहुत सी कीमती शय इसी मेले में रखकर भूल गया हूँ और उसे न चाहते हुए भी तलाश किए जा रहा हूँ। मैं बेसबब तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा था। चंद ही मिनटों में मैंने मेले के लिए मुख्तस की हुई तमाम जगहों को खंगाल डाला। ख्वाहिश के बावजूद मैं अपना सामान बेचने के लिए कोई आवाज़ न दे सका। एक बड़े पेड़ के सामने आ रुका। बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था। स्टेज के पीछे बैनर्स आवेदा थे जिन पर सरदार हैदर खान, वरयाम खान और हयात खान के नाम बड़े बड़े हरूफ में दर्ज थे। बैनर्स की मुकम्मल इबारत पढ़कर पता चला कि यह महफिल मौसीकी मुनक्किद होने वाली थी, जिसके मेहमानान खुसूसी खानजादे थे। मैं कुछ देर वहाँ रुका रहा। एक सुर्ख मफलर वाला अजनबी मेरे करीब आया और कुरेती नज़र से देखकर बोला, ओए तुम कौन हो? इसका अंदाज़ बड़ा जारहाना था। मैं हत्थे से उखड़ने वाला था कि अचानक मुझे अपनी पोजीशन का ख्याल आ गया। मुझे यहाँ लड़ाई बड़ाई से इज्तनाब करना था। मैंने इसे बताया कि मैं मेला देखने आया हूँ। इसने पूछा, क्या तुम यह सामान बेचते हो? हाँ, मगर मैं इधर कुछ नहीं बेचा। मैंने आजिज़ी दिखाई। इसने मेरा बाजू पकड़ा और एक तरफ खींचा। चलो ठेकेदार के पास चलो, वही तुम्हारा फैसला करेगा। मैंने कहा, हम का फैसला? हमने क्या जुर्म किए? इसने मेरे वावेले पर ध्यान नहीं दिया और बेदर्दी से खींचते वो सर्कस के पहलू में लगे एक सुर्ख रंग के बड़े खेमे में ले गया। वह एक बड़ी मूछ वाला मोटा शख्स लोहे के पाइप वाले चार पे नीमदराज था। 2 पस्ता कामद हिजड़े इसकी पिल्लियाँ दबा रहे थे। वो मुझे देखकर खुशूनत से बोला, ओए जेले, ये किन्नू फाड़ ले आए? इसका लहजा खालिस लाहौरी था। आंखों में दुरुस्ती रची हुई थी। हुले से छटा हुआ बदमाश नज़र आता था। जीले ने से बताया कि मैं मेले में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचने की गर्ज से आया हूँ। मैंने जल्दी से कहा, नहीं भाई, ये झूठ मारती है, हम सिर्फ मेला देखने आई है, इधर कुछ बेचता नहीं है। ठेकेदार ने मुझे गहरी नज़रों से घूरा, फिर जीले को देखा। जीला बोला, ये जूले के ठिये पर खड़ा था, मैं इसे पकड़कर इधर ले आया हूँ। जूले का धंधा कैसा है? एकदम ज़बरदस्त, पर वो तो कहता है कि माल नहीं बन रहा। वो भाड़ा कम कराने के चक्कर में होगा। गुलूकारा आई है। ठेकेदार की आंखों में शौक सा बेदार हुआ। अभी तो नहीं आई, मगर आने वाली है। बलोच नगर वाले खान साहिब अपनी गाड़ी भेजी है उसे लाने के लिए, जीले ने बताया। तो फिर वो ज़रूर आएगी, ठेकेदार ने सर हिलाते हुए कहा। और हाँ, क्या तुमने इस बेवकूफ़ पठान को मेले के हदूद में अपना माल बेचते हुए देखा है? ठेकेदार की दहशतनाक आवाज़ खेमे में गूंजी। देखा तो नहीं है ठेकेदार जी, पर ये इधर माल बेचने के लिए आया है। जीले ने झट से कहा, नहीं ठेकेदारा, हम इधर माल नहीं बेचती है, हम सिर्फ तमाशा देखती है। मैंने जल्दी से कहा, मैं नहीं चाहता था कि यह मामला ख़राब हो। फिर ठीक है, ये भंग भूसड़ा इधर कोने में डाल दो और मौज मेला देखो। जब तमाशा देख लोगे, आके अपना माल उठा के यहाँ से चलते बनोगे।
ठेकेदार ने कदरे उकताए हुए अंदाज में कहा, ओए खबीसो, टांगे दबाओ, तुम्हारे हाथ ही रुक गए हैं। दोनों हाथ रोककर हमारी बातें सुन रहे थे। ठेकेदार की डांट सुनकर इनके हाथों में बिजली कूद गई। मैंने कंधे झुकाए और सामान रखने के लिए खैमे की नुक्कड़ की तरफ बढ़ा, जिस तरफ ठेकेदार ने इशारा किया था। सामान रखकर पलटा तो ठेकेदार ने कहा, वो पठान, क्या तुम मेले में माल बेचना चाहते हो? मैंने अपने अंदाज में मासूमियत रचाते हुए कहा, इतनी बड़ी बड़ी दुकानों के होते हैं, हमारा माल किधर बिकते है ठेकेदारा? इसे यकीन आ गया कि मैं महज मेरा देखना चाहता हूँ। इसने अपनी चारपाई पर बैठने को हुक्म दिया, जिले को हाथ के इशारे से दफ़ा किया। वो दफ़ा हो गया तो ठेकेदार मुझसे पूछने लगा कि मैं किस इलाके से आया हूँ। मैंने इसे बताया कि मैं दर्रा पीजू के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ। इसने आंखें फैलाई, रेंटेर से आए हो? हाँ हाँ, इधर कारोबार करता है। वो बोला, तुम्हारे पास और सौदा भी होता है? इसने आंख दबाकर मुझसे पूछा। मैं समझ गया। बोला, नहीं ठेकेदारा, 1 नंबर माल नहीं मिलती, 2 नंबर माल बहुत पड़ा है, पर हम इसका धंधा नहीं करती है। आखिर 1 नंबर माल भी तो होगा कहीं ना कहीं, तलाश करने पर तो खुदा भी मिल जाता है। ठेकेदार ने मुझे कुरेदा। मैंने कहा, खुदा तो हर जगह पर है, इससे मिल जाता है, माल नहीं मिलता। इसकी बातों से जाहिर हुआ था कि वो चर्च मांगता था या फिर बदनामे ज़माना दवाई सराजीत का तलबगार था। मैंने बड़ी मुश्किल से इससे जान छुड़ाई। इस दौरान इसने कमाल फ़राख दिली का मुजाहरा करते मुझे चाय पिलाई और अपने ताउन का यकीन दिलाया कि ऑफ़र भी की कि मैं इसे मेले का भाड़ा देकर अपना माल बेच सकता हूँ। मैंने इसे बताया कि मेले में मेरी दुकानदारी नहीं चल सकती। मैं अपना सामान इसके खैमे में रखकर बाहर निकल आया। एक तरह से मुझे फ़ायदा हुआ था कि इस कमबख्त भारी भरकम बोझ से निजात मिल गई थी। यह अंदेशा दामनगीर था कि वो चोर की शक्ल और ठेकेदार मेरी अदम मौजूदगी में सामान की तलाशी लेगा और चर्स, हशीश या सराजी ढूंढ निकालने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में नाकामी पर वो किसी और शय पर हाथ साफ कर सकता था। अगर वो एक आध डिब्बे की फट्टी लगा भी लेता तो मुझे परवाह नहीं थी। मेले की रौनक अरूज पर थी। इंसानों की हजूम में नूरपुर के तकरीबन सभी शनासा चेहरे नज़र आए। अफसर अली, वली मोहम्मद, जमील डोना, मौलादाद, दिलावर, कुतुबदीन, इलमदीन, पटवारी, शरीफ चक्कीवाला, बदरदीन और उनकी औलादें। हर शख्स को देख के मेरा दिल इससे बगलगीर होने के लिए मचलता था। बहुत कम अरसे मुझ समेत मेरे ख़ानदान के कितने चेहरे नूरपुर के मंजरनामे से ओझल हो गए थे। एक घर जल गया था। मेरे दिल में कसक जागी कि किसी भी चेहरे पर मलाल सब्त नहीं था, किसी को मेरा दुख नहीं था। दिल को समझाया, ज़िंदगी ऐसी ही होती है, जो सामने होता है वही सब कुछ होता है। जो ओझल हो जाता है वो किसी का नहीं रहता। ये बड़ी बात नहीं थी कि नूरपुर के लोग जिनसे जुदा होकर मैं हर वक्त अपने आप को अधूरा ख्याल करता था, वो अपने मामूलात में मसरूफ़ थे। मेला खुशां था, रस्ते रवा थे, लोग खा पी रहे थे, शादियां कर रहे थे, रक्स कर रहे थे। किसी को शायरा याद नहीं था। चिरागुद्दीन, उसका ख़ानदान किसी के ध्यान में नहीं था। डॉक्टर मुनव्वर अली शाह को भी सब भूल चुके थे। और तो और दीवाने और खाले ने भी हालात से मुफाहमत कर ली थी। वो जो मुझसे जुदा होकर एक दिन नहीं गुजार सकते थे, अब महीने गुजारने के लायक हो गए थे। मैंने पकोड़े ख़रीदे, एक तवील सांस हलक में उतारी और बड़बड़ाया, हाँ भाई शहरे, ऐसा ही होता है। तुम नूरपुर से मुल्तान गए तो यहाँ की डोरें तुम्हारे हाथ से निकल गई। मुल्तान से लौटोगे तो वहाँ तुम्हें याद नहीं किया जाएगा। दुनिया का चलन ऐसे ही है। मैं एक एक चेहरा देखता हुआ रात गुजारता रहा। शोर लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। एक बुलंद चौबी तख्त पर हिजड़ों का रक्स जारी था। मैं ज़मीन पर गड़े एक मोटे बांस से टेक लगाए खड़ा इन हमाक से रक्स देखने लगा। देखने में हिजड़े भरपूर और जमासार लड़कियां दिखाई दे रहे थे। मैं और खाला इसी मुगालते में जाने कितनी देर यहाँ खड़े मैं वे तमाशा रहते थे। फिर जब मैंने दूरबीन की मदद से एक खूबसूरत लड़की को रक्स करते हुए देखा तो मुझ पर राज खुला। वो दूरबीन खाले ने चुरा कर मेरे हाथ फरोख्त की थी। इस दूरबीन से मेरी कई यादें जुड़ी हुई थीं जो इस घड़ी मुझे सता रही थी। तब जेब खाली होती थी मगर दिल खुशी के अंजज़ाब की भरपूर तवानाई रखता था। हर चीज़ ख़रीदने को जी चाहता था, जब ख़रीद नहीं सकता था बस देख देख कर खुश हो जाया करता था। आज जेब भरी हुई थी मगर तमन्नाई पहलू खाली था। किसी चीज़ को हाथ लगाने की ख्वाहिश दिल में पैदा नहीं हो रही थी। मैं रात गुजारना चाहता था। मैं एक एक चेहरा देख लिया मगर मुझे गजाला या फूफी दिखाई नहीं दी। वो आज नहीं आई थी। खानजादों की ख़वानीन वक्त की शक्ल में आया करती थी। इनके चारों तरफ असला बरदार पहरेदार हुआ करते थे। किसी की मजाल नहीं थी कि आँख उठाकर इन्हें देख लेता। आज वो भी नहीं आई थी। मैं नीलो मराम चकराते हुए निस शब का सफ़र तय कर आया। 12 बज गए। ऐसे वक्त में जब मैं एक स्टॉप पर बैठा पेट पूजा के बाद गड़क चाय पीने में मशगूल था, शोर उठा। अपनी मखसूस जगह पर गामजन मेले में गोया भूचाल सा आ गया। लाउड स्पीकर चीख उठे। लोग जूरे के फट्टे की तरफ भागने लगे। मैंने कान लगाए। पता चला कि जूरे के पिंडार में गुलूकारा पहुंच चुकी थी। अनाउंसर ही जान खेज आवाज़ में लोगों को बता रहा था,
मैंने स्टेज पर अवेजा बैनरों पर गुलकारा का नाम पढ़ा। परवीन नज़र वो सरायकी की मकबूल आम फनकारा थी। किसी रियासी शहर से आकर अपने फ़न का मुजाहरा करती थी। नूरपुर और उसके आसपास के इलाकों में इसके नाम का डंका बजता था। मैंने उसे एक मरतबा इसी मेले में सुना था और आज तक इसकी मुधर आवाज़ को अपने दिलों में सरगर्दा पाया था। मेरे कदम खुदकार अंदाज में जूरे के पंडाल की तरफ बढ़ने लगे। पंडाल पर मेले में शरीक तमाम अफराद अंदाजुन टूट पड़े थे। मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ टिकट लेना पड़ेगी। मुझे देखकर हैरानी की इंतहा न रही जब वहाँ हर खास आम को बगैर टिकट बगैर रोक टोक घुसे देखा। मैं भी बांसों की बनी दीवार फैलांग कर पंडाल में पहुंच गया और लोगों को धकेलता हुआ रास्ता बनाते स्टेज के करीब पहुंच गया। स्टेज पर साजिंदे अपने औलाद को छेड़ रहे थे। इनकी छेड़छाड़ भी बड़ी मसूरकुन थी। मैं अगली कतार में बैठ गया। मेरे दाएं हाथ पर शरीफ चक्की वाला अपने पोपले मुंह को हिला रहा था, जबकि बाएं हाथ पर एक अजनबी नौजवान पराजमान था। 15-20 मिनट के आसाब शिकन इंतज़ार के बाद अचानक पंडाल के मुंतज़मीन ने ऐन बस में बैठे लोगों को उठाना शुरू कर दिया। पता चला कि खानजादे पंडाल में तशरीफ़ ला रहे हैं। इन लोगों के लिए रास्ता बनाया गया। चंद लम्हों बाद सरदार हैदर खान अपने करोफर के साथ पंडाल में दाखिल हुआ। इसके दाएं में वरियाम खान और हयात खान, जबकि अकम में बहराम खान और दीवाने समेत 3-4 अफराद चल रहे थे। 5-6 गनबरदार पहरेदारों ने इन्हें अपने घेरे में ले रखा था। हैदर खान को देखकर मेरी आंखों में चंद अंगारे सुलग उठे। एक बार की जी चाह के लोगों की परवाह के बगैर इस पर शोला ज्वाला बनकर टूट पड़ूं और इसको इबरत का निशान बना दूं। वरियाम खान की तरफ भी मेरे कुछ हिसाब किताब निकलते थे। मैंने बदिक्कत खुद को संभाला और अपने खून के प्यासों को मिलने वाली गैर मामूली प्रोटोकॉल को देखता रहा। स्टेज पर माइक थाम कर ऐलान करने वाले शख्स को मैं नहीं जानता था। वो मेले की इंतज़ामी ही का कोई शख्स मालूम हो रहा था। इसने सरदार हैदर खान की शान में खूब बढ़ चढ़कर कसीदा गोई की और कई मरतबा बताया कि इस पंडाल के इनाकाद में हैदर खान की ज़ाती कोशिशों का अमल दखल था, वरना इतनी बड़ी गुलकारा को मेले में लाना आसान काम नहीं था। इसने यह भी बताना ज़रूरी समझा कि बड़े खान ने अपनी गिरा से गुलकारा की फ़ीस अदा की है। इसी असना में खानजादे स्टेज पर बिछे सोफ़ों पर पराजमान हो गए। खान के असला बरदार बॉडीगार्ड सोफे के अक़म में खड़े होकर शिकरी जैसी निगाहों से पंडाल को देखने लगे, जबकि मुराद बख्श दीवाना एक तबला नवाज के पहलू में दुबक्कर बैठ गया। मुसल्ला पहरेदारों की वह मौजूदगी महज अवाम पर हैदर खान की दहशत जमाने के लिए थी, वरना यहाँ इसकी जान को किसी से ख़तरा लाहिक नहीं था। कुछ देर तक खानजादों की मदा सराई का सिलसिला जारी रहा। फिर फनकारा की आमद की इब्तदा नश्र की गई। पंडाल ने खड़े होकर परवीन नज़र का इस्तकबाल किया। मैं इसे दूसरी मरतबा देख रहा था। वो सांवले रंग की उधेड़ उम्र औरत थी। मलकूती हुस्न की मालिक नहीं थी, मगर इसकी संजीदगी और सादगी ने खासा जाज़िबे नज़र बना रखा था। अमूमी लोग फनकारों से मुख्तलिफ थी, अपने फ़न से गहरा लगाव रखती थी। इसके स्टेज पर बैठते देहातों ने इसके सामने फरमाइशों के अंबार लगा दिए। वो मुस्कुराकर सभी को मोहब्बत पाश नज़रों का जवाब देती रही। फिर बड़े खान की इजाज़त से साजिंदों को हदाया देने लगी। वो बहुत बड़ी फनकारा थी। इसकी आवाज़ की पिच और लय गैर मामूली हुस्न का शाहकार थी। जो ही इसने सुर छेड़ी, यूँ लगा जैसे पूरा पंडाल वीरान हो गया हो और लोगों ने गोया सांसें लेना भी किसी वक्त पर मौकूफ़ कर दी हूँ। मेरा ध्यान खानजादों की तरफ से हटकर उसकी तरफ मबजूल हो गया। उसने गहरे सुर्ख रंग का कामदार सूट ज़ेबेतन किया हुआ था, जिस पर बहुत जच रहा था। सांवला चेहरा मेकअप से बेनियाज था, मगर भला लग रहा था। वो एक अदा से मुस्कुराती थी, निचले सुर से लफ्ज़ उठाती थी और ऊँचे सुर तक ले जाती थी। ऐसे में गुमान होता था कि दिल मुट्ठी में आ गया हो। मैं दिली दिल में इसके एक मरूफ गीत की ख्वाहिश करने लगा। उसने गाया था। बाद में यही गीत और गुलकारों की आवाज़ में सुना था, मगर इसकी आवाज़ का नशा यकता था। खानजादों के चेहरों पर खुशी की गम्माज झिलमिलाहटें देखने को मिल रही थी। लोग जोक दर जोक रक्स करते स्टेज की तरफ आते और गुलकारा पर नोट निछावर करके अपनी अपनी जगहों पर लौट जाते। इसने अभी एक ही गीत गाया था कि स्टेज नोटों में छुप गया। वो कमाल बेनियाज़ी से नोटों की तरफ तवज्जो दिए बगैर हाथ से हारमोनियम हटाती रही, गाती रही। इसका इन्हमाक दीदनी था। ऐसे ही वक्त में मुराद बख्श दीवाने को हैदर खान ने बुलाया। वो मुद्दिबाना अंदाज में खान के कान लगा, फिर परवीन नज़र के पास आकर झुका। चंद बड़े नोट इसके कदमों में रखे और सरगोशी में कुछ कहा। इसने इस बात में सर हिलाया, खान को देखा और हाथ माथे पर रखकर शुक्रिया अदा किया। मैं समझ गया, खान ने किसी गीत की फरमाइश की थी। इसी घड़ी मुझे खाला दिखाई दिया। वो पहली कतार के आखिरी सिरे पर बांस से चिमट कर खड़ा था। इसकी नज़रें इर्द गिर्द कुछ तलाश करने में महव थीं। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका राब्ता शीदू से हो गया है और वो मुझे इस हजूम में तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मेरे दिल को एक ज़रा तसल्ली हुई। इसके घर के अलावा मैं भरे नूरपुर में कहीं रात नहीं गुजार सकता था, क्योंकि एक वही मेरा राजदार था जिस पर एतमाद किया जा सकता था।
मैंने इसकी तरफ किए जाने के इरादे से उठना चाहा। ऐसे ही वक्त मेरे कानों में परवीन नज़र की शोफ और मुद्दर आवाज़ पड़ी और यूँ लगा जैसे मैं पूरे का पूरा इस आवाज़ के शहर में जकड़ा गया हूँ। इसने एक ऐसा गीत छेड़ दिया था जिसका लफ्ज़ जज्बात में गुंदा हुआ था। इसकी आवाज़ ज़िंदगी की आस से भरपूर थी और इस तरह की लोकगीत के शगुन भरे बोल पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। मेरा ध्यान खाले से हटकर गीत की तरफ मबजूल हो गया और मैं साकित नज़रों से सीने में सांस की तनाबे थाम कर परवीन नज़र को देखने लगा। इसके चेहरे सुरात गीत के हर हर बोल का साथ देते थे। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी थी। हमारे सराइकी वसेब के ये सरखेर लोग गीत अपने अंदर अरमानों की इतनी बड़ी आजमाइश और इजहार समोए हुए है कि इंसानी ज़हन जितना गौर करता है उतना ही उसमें उलझ जाता है। चंद साल कबल इसी मेले में सराइकी गुलकार जमील परवाना अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए आया था। इसका भाई मस्ताना भी इसके साथ था। दोनों फनकार भाइयों ने लोकगीतों की इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी थी कि सुनने वाले सांस से लेना भूल गए थे। मगर परवीन नज़र कोई फनकारा नहीं, साहिरा थी जो सहर फूंक रही थी। मौसीकी भरपूर थी। गीत का आखिरी बोल ख़त्म हुआ। लोगों ने दादो तहसीन के डोंगरे बरसाते हुए आसमान सर पर उठा लिया। बड़े खान ने फिर कुछ नोट दीवाने के हाथ इसकी खिदमत में पेश किए। इसी गीत को फिर गाने की फरमाइश की। फरमाइश मान ली गई। जब तीसरी मरतबा खान ने फरमाइश की तो परवीन नज़र ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी, पलटकर बड़े खान को देखा, होले से कुछ कहा। खान के चेहरे के तासुरात से पता चला कि परवीन ने फरमाइश पूरी करने से इनकार किया था। मैं समझ गया कि परवीन दूसरी मरतबा गीत नहीं दोहराएगी। उठा और खाले की तरफ चला। वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था, किसी और तरफ देख रहा था। जो ही फिजा में गीत का इब्तिदा दौड़ा मुर्तश हुआ, मैं खाले के सर पर पहुंच गया। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसके चेहरे के तासुरात से पता चला कि इसने पहली नज़र में मुझे पहचान लिया था। कदरे बुलंद आवाज़ में बोला, ओए खान, क्या बात है? मैंने चंद एक अहमकाना डायलॉग अदा किए, फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मैंने इसे अपने बारे में बताना चाहता था। मैं इस कोशिश में कामयाब रहा। अब वो गाहे बगाहे मुझे देख लेता था। थोड़ी देर बाद वो जगह तलाश करके बैठ गया और मौसीकी की इस महफिल से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। परवीन नज़र की आवाज़ का सहर जिंदा था। मुझे फितरत की आवाज़ पर पंडाल कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ा। बादिल खासा खेतों में निकल आया। मेरा तमाम तर ध्यान परवीन की आवाज़ की तरफ था, इसलिए फसल में काफ़ी आगे तक निकल आया। मौसम अच्छा था। शबनम रात के दामन को भिगो रही थी। मैंने गीली फसल पर हाथ फेरे, हाथ नम हो गए। ओस अच्छी लगी। जी चाहा कि अपना चेहरा गीला करूं, फिर याद आया कि ऐसा करने से मेकअप ख़राब हो जाएगा। नाचार ख्वाहिश रद्द करना पड़ी। माहौल में परवीन की शोख आवाज़ गूंजी। मुझे एक झटका लगा। इसने मेरा पसंदीदा गीत छेड़ दिया था। ख्वाजा फरीद के कलाम से सुर उठाया था। मैं तेज़ कदमों से चलता पंडाल में आया। इसने गीत गाया। इसके बाद मुझे याद नहीं कि इसने कितने गीत गाए भी या नहीं। मेरी इस मात की सैराबें वहीं रुकी हुई थी। मैं तब अपने हवास में आया जब महफिल की इख्तिताम का ऐलान हुआ और परवीन नज़र स्टेज पर खड़ी हो गई। इसके साथ आए हुए ने स्टेज पर बिखरे नोटों को समेटना शुरू कर दिया। मेरे देखते देखते खानजादे और परवीन नज़र स्टेज के अकबी रास्ते से बाहर निकल गए। मैं जल्दी से बाहर आया तो वो दो के बाद उन तक पहुंचने में कामयाब हुआ। बेख्तियार परवीन नज़र के सामने पहुंचा। वो पूरे अकीदत से इसका हाथ थामा और चूमकर आंखों से लगा लिया। वो फरते तखाफुर से मुस्कुराई। मैंने कहा, ए बहन, तू बहुत अच्छा गाता है। अपने जज्बात को अपने गेटअप की आवाज़ देने के लिए मैं न जाने कितने मुश्किल मराहिल से गुजरा था। इसकी कदरे गाफिलाना नज़र मुझ पर पड़ी, मुस्कुराई और आहिस्ती से हाथ छुड़ाकर आगे चली गई। मैं वहीं रुका रह गया। ऐसे में मेरे कंधे पर खाले ने हाथ रखा, अपनी तरफ मोड़कर बोला, मुझे पता था तुम बाज नहीं आओगे, इधर आओ। मैं खाली ज़हनी किसी कैफियत में इसके साथ चलता हुआ मेले के दूर से निकल आया। हम कुछ फासले पर फसलों में घिरे हुए खाल के बनने पर पहुंचकर बड़े जज्बाती अंदाज में बगलगीर हुए, फिर वहीं बैठ गए। इसने कहा, यार शहरे, खूबसूरती खुदा की देन है। किसी को कत्ल करने वाली सूरत दे देता है तो किसी को मुर्दों में जान डालने वाली आवाज़ बख्श देता है। मुझे अभी भी यूँ लग रहा है जैसे परवीन गा रही है और पूरा ज़माना उसे सुन रहा है। मैंने ही हैदर खान को मशवरा दिया था कि वो मेले में परवीन नज़र को ले आए। पूरे 50,000 रुपये लिए हैं इसने। मुझे हैरानी नहीं हुई। वो अगर 10 लाख भी लेती तो कम थे। मैंने एक भरपूर सांस सीने में उतारी और कहा, खाले, शीदो ने मुझे पहचान लिया था। हाँ, मगर फिक्र की कोई बात नहीं, यह मतला साफ़ है। तुम अगर अपने हुलिये में भी आ जाते तो कोई मसला नहीं था। क्या हैदर खान मुझे कुछ ना कहता? मुझे ताज्जुब हुआ। अब ऐसी भी बात नहीं। तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त खानजादों की दानिश में बहुत लंबी है। इसने बगल वाली जेब से सिगरेट की डिब्बियाँ निकाली। तुम सुनाओ, तुम्हारी मैडम कैसी है? मीरूषा का क्या हाल है? इसने फर्दन सब लोगों के बारे में इस्तफसार किया।
फिर मैंने भी इससे नूरपुर के मकीनों से इस राय की हवाल ली है। इसने अमीर नवाज़ के बारे में बताया कि वो कुछ दिन पहले नूरपुर आया था और 2 दिन रहकर चला गया। इसकी मुलाकात खाले से नहीं हुई। चूँकि परवीन की बाबत अमीर नवाज़ से दरियाफ्त करने वाला कोई मुद्दे नूरपुर में बाकी नहीं था, इसलिए परवीन का किस्सा पारीना हो गया था और सब लोग परवीन और शहरे को भूल भाल गए थे। जैसे कभी रज्जो और सोने बलोच को लोगों को ज़हनों से महव कर दिया था। इसे ये भी बताया कि यारन खान इन दिनों हवेली आया हुआ है। इसे ये भी बताया कि बख्त खान इन दिनों खुलकर सरदार हैदर खान की मुखालफत पर उतरा हुआ है। इसने ये ऐलान कर दिया था कि आइंदा इंतखाबात में वो बड़े खान के मुकाबले पर खड़ा होगा। नूरपुर के लोग इस नई महादाराई से खासे खौफजदा थे। खाले को मुराद बख्श दीवाने ने यह बताकर मज़ीद सरासीमा कर दिया था कि सरदार यारन खान ने सरदार बख्त खान के हमायत का ऐलान करके नया महाज खोल दिया था। इसे यह भी कहा था कि नूरपुर में अगर किसी ने बख्त खान को वोट न दिया तो वो अपना सामान ऊँटों पर लाद रखे। क्योंकि अभी इंतखाबात में साल भर का अरसा पड़ा था, इसलिए इस मौजू पर ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं थी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 3 बज गए थे। रात अपने पर समेटने लगी थी और अब तब में पो फटने को थी। मैंने कहा, यार खाले, अगर मुझे कुछ देर सस्ताने का मौका मिल जाए तो मैं दिन भर फेरी लगा सकूँगा। तो हाँ, बातों बातों में खासा वक्त गुजर गया। घर चले, मैं तुम्हारा बिस्तर लगाकर इधर आया था। वो खड़ा हो गया, मैंने इसकी तकलीद की। आगे पीछे चलते हुए हम उजले हुए मेले से गुजरे। एक स्टॉल के करीब खाले को खड़ा करके मैं ठेकेदार की तरफ गया। मुझे अपना सामान उठाना था। ठेकेदार एक दुबले पतले कमानीदार मूंछों वाले शख्स से झगड़ रहा था। इस शख्स को मैंने खान के आगे पीछे दुम हिलाते देखा था। जूरे, सच सच बताओ, बड़े खान ने तुम्हें कितना भाड़ा दिया है? सच कह रहा हूँ उस्ताद, उसने मुझे 20,000 रुपये दिए हैं। आधे तुम्हें दे रहा हूँ। दुबले पतले शख्स की आवाज़ खासी भारी भरकम थी, जिसके वजूद का हिस्सा मालूम नहीं होती थी। सिर्फ 20,000? क्या तुमने मेरे गोदी समझ रखा है? इतना बड़ा पेड़ और सिर्फ 20,000 रुपये? ऊँट के मुंह में जीरा नहीं जुरे मियाँ, मुझे चक्कर मत दो, सीधी तरह बता दो। इसी असर में ठेकेदार की खुशूनत भरी नज़रें मुझ पर पड़ी। पहचान लिया। हाथ के इशारे से मुझे सामान उठाकर चलता बनने का हुक्म सादिर किया। मैंने इनके मामले में पढ़कर क्या लेना था। जल्दी से अपना सामान उठाकर माथे पर हाथ रखकर सलाम किया और बाहर निकल आया। खाला मुझे गधे की तरह लदा हुआ देखकर फ्लक्श का कहका लगाया। बोला, पियाजी ने मुझ पर इससे भी ज़्यादा सामान लादा था। कंधा शल हो गया था। हम दोनों चलते हुए साईं जीत शाह के मज़ार के करीब पहुँचे। इक्का दुक्का लोग गली में दिखाई दे रहे थे। नूरपुर खाबीदा होने वाला था जब हम खाले के कमरे में पहुँचे। घर खाली था। मेरे इस अवसर पर खाले ने बताया कि सब लोग इसका रिश्ता मांगने फरीदाबाद गए हुए थे। फरीदाबाद में खाले की एक दूर पार की फूफी मुकीम थी। इसकी बेटे के लिए बख्शु लोहार इन रवायती खुशामदों में जुटा हुआ था। मैंने छेड़ा, खाले, कि तुमने शादी के लिए हामी भर ली। मेरा मतलब है कि तुमने खानजादी का ख्याल दिल से भी निकाल दिया। इसने एक मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली। इस मखसूस मुस्कुराहट से गुर्बत और कम वायगी का मुकम्मल एहसास झलकता था। बोला, शहरे, भला मेरे और खानजादी का क्या जोड़? वो तो मेरी किस्मत चंगी निकली के मुझे इसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहने का मौका मिल गया है। इसकी ज़िद पर बड़े खान ने मुझे इसका ख़ास मुलाजिम रख लिया है। तनख्वाह अच्छी है, काम काज भी न होने के बराबर है। तो शहर, एक बात बताऊँ। मुझसे सवाल करने के बाद इसने जवाब का इंतज़ार नहीं किया था, बल्कि अपनी बात आगे बढ़ा दी। शहरे, ये बड़े लोग अंदर से बहुत निक्कू होते हैं। खानजादी को देख लो, मुझ पर बहुत एतमाद करते, जानती है कि मैं इसके लिए नरम गोशा रखता हूँ, मगर वो अट्ठे पहर तुम्हारा दम भरती रहती है। तुमसे मिलना चाहती है। सच बताओ, ज़ुबान न जल जाए, तुमसे मोहब्बत करती है। उस जागती आंखों से तुम्हारे सपने देखने लगी है। मैंने हैरत से उसे देखा। कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा था, मगर इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और मायूसी फैली हुई थी। कह रहा था, जब से तुम इसे मेरे हवाले करके यहाँ से चले गए हो, वो तुम्हारी राह देख रही है। आज भी अगर इसे पता चल जाए कि तुम मेरे कमरे में बैठे हो तो वो यहाँ आने में झट नहीं लगाएगी। मैं हंसा और उसका बाप भी इसके पीछे दौड़ता यहाँ आ जाएगा। वाह खाले वाह, बड़ी रिपोर्ट दे रहे हो। अबे भूतनी के मुझ पर तंज ना करो, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। यकीन ना आए तो मेरे साथ बलोचनगर चलकर अपनी आंखों से इसकी हालत देख लो। मैंने खाले की हालत से लुत्फ लिए छेड़ा। क्या वो हर अरे गैरे को अपनी हालत दिखाने लगी? अब क्या मतलब? वो बरंगेख्ता हो गया। यही कि वो मुझे, यानी एक फेरे वाली पठान को दिल की कह देगी, बता देगी कि वो शहरियार की मोहब्बत में पागल हुई फिरती है। मेरे लहजे में निहा गहरे तंज ने इसे बेकाबू कर दिया। मेरे शाने पर भरपूर हाथ मारकर बोला, ओए चख थी मैं, चाप पी से। क्या मुझे मांस खो रहा है जो नहीं पीऊँगा? मैंने मुंह बनाकर कहा। इसका वक्त हाथ शुरू दिन से खासा भारी था। मैं शाना सहलाने लगा जबकि वो बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद चाय से लबरेज 2 प्याले उठा लाया। बोला, पत्ती चीनी पूरी है नहीं मुझे मालूम नहीं, लोग गुजारा करो। इसने चाय अच्छी बनाई थी। मैं चाय पीकर बिस्तर पर लेट गया। वो बातें करता रहा। जब इसे एहसास हुआ कि
मैं इसकी बातों से गाफिल गहरी नींद सो चुका हूँ तो खामोश हो गया। शायद सो गया।